नमस्कार दोस्तों मैं आज बहुत दिनों बाद ज्योग्राफी की वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप नाराज़ हो गए, लेकिन क्या करें, ज्योग्राफी की वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इससे पहले पॉलिटी की वीडियो ही बना रहा था। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में 2 सेगमेंट पूरे कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको समुद्र विज्ञान पढ़ा लिया था और भू आकृति विज्ञान को मैंने कंप्लीट कर दिया था। जो आज हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे, बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा हमारा वायुमंडलीय विज्ञान के बारे में, जिसको हम जलवायु विज्ञान भी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा वायुमंडल क्या है, जलवायु क्या है, इसके बारे में आज हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसलिए आप पहले इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा शुरू। देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। पहले मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। हम ज़्यादातर एक कन्फ्यूज रहते हैं कि जलवायु और मौसम क्या है। जलवायु और मौसम क्या है। ठीक है ना। हम 2 चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं, ये क्या है ये 2 चीज़। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान सुनना। जो मौसम है, मौसम लघु अवधि का है। मौसम का जो सिस्टम है वह है लघु अवधि का। एक बार मैं दोस्तों 2 मिनट रुकी ना, देखिए मैं बता दूं। जो मौसम है वह है लघु अवधि का। लघु अवधि का मतलब ऐसे मान लो महीने का, गर्मी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, शीत ऋतु है। ठीक है ना। तो इसका मैं बता दूं ये है मौसम लघु अवधि का। ठीक है। मौसम से तात्पर्य फिर बता दूं, जैसे कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम आ। ठीक है। जाड़े का मौसम है, जाड़े जिसे को हम सर्दी शीतकाल भी कहते हैं, शीत मौसम है। ठीक है। ये क्या है लघु अवधि के। 3 महीने गर्मी, 3 महीने जाड़ा, 3 महीने बरसात और 3 महीने वसंत। ठीक है ना, ऐसे। लेकिन वहीं बात करते हैं जलवायु। जलवायु क्या है। जलवायु लगभग 35 वर्षों का मौसम का एक संयुक्त आंकड़ा। क्या 35 वर्षों का एक संयुक्त आंकड़ा। ठीक है। आपने कभी कभी सुना होगा 35 वर्षों का आंकड़ा। आपने कभी कभी सुना होगा अपने बुजुर्गों से, अपने आस पड़ोस में बड़े बुजुर्ग रहते कि पहले इतनी ठंड नहीं पड़ती थी या पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब बहुत गर्मी पड़ रही है। तो वे पहले शब्द का किस संक्षेप में यूज कर रहे हैं। देखना, जो वे पहला शब्द का यूज कर रहे हैं वह कर रहे हैं अपने से, यानी कि आज से बहुत साल पहले की बात। आज से बहुत साल पहले की बात से तात्पर्य है लगभग 30 से 35 40 वर्ष पहले, क्योंकि अब तो वे बुजुर्ग हो चुके। उस समय हो सकता था जहां अब जनवरी के मौसम में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, उस समय हो सकता था कि जनवरी के मौसम में 35 साल पहले 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो। यानी कि वे कह रहे हैं कि अब इतनी सर्दी नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि वे जान चुके हैं कि हमारे जो मौसम था उसमें बदलाव बहुत अच्छी तरह से आया। चलिए, मैंने कोशिश की कि आपको जलवायु और मौसम को समझाने की। ठीक है। बार बार ये शब्द आए तो इससे पहले मैं आपको बता ही दूँ, लेकिन हमको इनके बारे में ही पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान, तो जलवायु से कहाँ बच कर जाना, जलवायु से कहाँ बच कर जाना, पढ़ना तो हम सबको यही है। चलिए दोस्तों, मुझे पता आप नाराज़ हो गए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब किए, अब वीडियो आपको लगातार मिलेगी इसकी ज्योग्राफी की। ठीक है ना। चलिए मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ। तो हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है ये मैं आपको पहले बता दूँ। देखना, मैंने आपको बता दिया कि जलवायु और मौसम क्या है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम इसमें वायुमंडल का संगठन देखेंगे, वायुमंडल का संगठन, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है। वायुमंडल के संगठन के बाद देखेंगे हम वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना। फिर देखेंगे हम बजट, जिसको हम ऊष्मा बजट भी कहते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक है, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा ले लेता हूँ। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसके बाद हम विविध देख लेंगे। क्या विविध? विविध में मैं बहुत से टॉपिक कराऊंगा, आप ये मत मानना कि विविध में
छोटे छोटे टॉपिक नहीं, विविध में हम बहुत से टॉपिक करेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वैसे तो वायुमंडल की संरचना बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 2 पार्ट में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसमें भी लेने की और अगले वाली वीडियो में भी। चलिए तो देखते हैं पहले वायुमंडल क्या है। और वायुमंडल को समझ लेते हैं। हमने जलवायु तो समझ ली, मौसम भी समझ लिया, लेकिन हम वायुमंडल तो समझ नहीं पाए क्या है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसों का एक गुब्बार है। क्या है? गैसों का एक गुब्बार है। बिल्कुल हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का गुब्बार है। ये गैसों का गुब्बार ही क्या बनाता है? ये जो गैसें है ये क्या बनाता है? ये बनाता है पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण। क्या बनाता है? पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण। चारों ओर एक आवरण। यही आवरण क्या कहलाया जाएगा? पृथ्वी का वायुमंडल। यह आवरण क्या कहलाया जाएगा? पृथ्वी का वायुमंडल। यदि मैं एक परिभाषा के तौर पर आपको बताऊं कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जिससे पृथ्वी घिरी हुई है, किसका आवरण? गैसों का, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर का वह गैसों का वह आवरण जिससे पृथ्वी घिरी हुई है, क्या कहलाया जाएगा? वायुमंडल कहलाया जाएगा। ठीक है, बात आई गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में गैस, यस सर। देखना, हम वायु पढ़ रहे हैं तो वायु क्या? गैस है। तो आखिर वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? हमने जान लिया कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के यदि हम धरातल की बात करें, धरातल से 1 mm ऊपर भी वायुमंडल है, और इसकी मोटाई लगभग कितनी है? यदि मैं बात करूँ वायुमंडल की ही बात करूँ तो इसकी यदि ऊंचाई बात करूँ तो 480 किलोमीटर के लगभग ऊंचा है ये। कितना? 480 किलोमीटर। मील में बात करूँ तो 300 मील। ठीक है ना, 480 किलोमीटर तक ऊंचा है हमारा वायुमंडल। है तो बहुत ऊंचा तक, 10,000 किलोमीटर तक भी, लेकिन फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है जहाँ हमारी वायु की सघनता बहुत ही कम है। इसको हम धीरे धीरे जानेंगे जब हम वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। हम मस्ती में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? मस्ती में पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा पर लेकिन मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, चलिए हो सकता है मैं बोलने में कोई दिक्कत आ जाए तो आप इसको इग्नोर करना, वैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना। तो देखते हैं जो हमारी वायुमंडल में है, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। हम छोटी कक्षा से पढ़ते हैं कि वायुमंडल में हम देखते हैं नाइट्रोजन। क्या देखते हैं? नाइट्रोजन। वाव, नाइट्रोजन देखते हैं। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78.8%। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78.8%। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यह हमारे पेड़ पौधों के लिए और शैवालों के लिए बहुत उपयोगी है। क्या है? हमारे पेड़ पौधों और शैवालों के लिए बहुत उपयोगी है नाइट्रोजन। आप देखते होंगे कि जब हम किसी फसल को उगाते हैं और उस ज़मीन में यदि नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया डालते हैं। उस ज़मीन में यदि नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया डालते हैं। यूरिया आखिर क्यों डालते हैं? यूरिया डालते हैं हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यूरिया का जो सूत्र है उसमें अमोनिया आता है। क्या आता है? अमोनिया। और अमोनिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। अमोनिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। अमोनिया विघटित होकर नाइट्रोजन बनाती है और नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 78.08%। चलिए ये बात जानी। दूसरी बात आती है जो मेन गैस है वह है हमारी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन भी मेन गैस है। अरे भाई साहब, ऑक्सीजन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, वरना मंगल ग्रह और चांद के समकक्ष हो जाते हैं हम, समझे? मंगल ग्रह जैसे वीरान देश होता है, देश क्या पृथ्वी होती है हमारी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है भाई? 20.95%, लगभग 21% के बराबर मान सकते हैं हम। ठीक है ना, कितनी है? 20.95%। आप 95 में तो बोलना 95। ठीक है, इतने प्रतिशत ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का महत्व क्या है? ध्यान रखो, ऑक्सीजन का तो सारे महत्व है। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। क्या है? ऑक्सीजन ही तो हमारी प्राणवायु है। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं? हम दैनिक क्रियाएं कर पाते हैं। दैनिक क्रियाएं मतलब भाई चलना फिरना दौड़ना, ये सब ऑक्सीजन के द्वारा तो है। हम यदि आग भी लगा रहे हैं तब भी ऑक्सीजन की वजह से ही लगा सकते हैं। ऑक्सीजन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
राइट। तो ऑक्सीजन तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आपको एक बात बताऊं, यदि आप यकीन करो, ध्यान सुनना, यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए अथवा बढ़ जाए तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। क्या 1% भी यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए अथवा बढ़ जाए तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आगे क्या बताऊं, बस ऐसी ऐसी बात तो मैं बहुत ही कम बताता हूँ, लेकिन सब बात आती है, आप सर्च कर लेना आखिर ऐसा क्यों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले और गैस है? नहीं भाई साहब, वह बात अलग है, वह भी गैस है, लेकिन बात तो हम इसकी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। हम तो मैन की गैस की बात करेंगे जो हमारे यूज की है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पृथ्वी पर कितनी है, 0.03%, ठीक है। अब बात है कार्बन डाइऑक्साइड की, ध्यान सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यदि कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 1% बढ़ जाए, कितनी, मात्र 1%, 0.1% भी बढ़ जाए तो हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह के बिल्कुल समकक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मंगल ग्रह के बिल्कुल समकक्ष। जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, शायद वो 1500 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। क्यों, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी क्या, सबकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। सबसे खतरनाक गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं आपको इसमें अभी थोड़ा सी देर में बता रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। यदि 1% भी बढ़ जाए तो पृथ्वी में और मंगल ग्रह में कोई अंतर नहीं बचेगा, ठीक है ना। फिर अदर एलियंस आएंगे पृथ्वी पर, हमारे जीवाश्म को देखेंगे, पृथ्वी पर खोज करेंगे कि क्या यहाँ भी कोई सभ्यता थी। जैसे आजकल हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चांद पर देख रहे हैं पानी था, क्या हुआ कुछ, ऐसे फिर पृथ्वी पर भी आएगी एलियंस, ठीक है ना। तो जब भी तो कह रहे हैं कि CO2 का उत्सर्जन बहुत कम करो, CO2 का उत्सर्जन बहुत कम करो। CO2 का मात्रा बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगी, पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलो जी, ये बात थी। और इसके बाद आते हैं हमारे धूलकण और नमक के कण। चौथी जो बात है धूलकण, क्या है, धूलकण, धूलकण व नमक के कण। ध्यान सुनना, ये हमारे वायुमंडल के, ये मान लो निर्माता है। क्या है, धूलकण और नमक के कण। निर्माता से मतलब देखना सर, जो हम वायुमंडल में हम देखते हैं, वर्षा की क्रिया देखते हैं, बादल देखते हैं, संघनन देखते हैं, वर्षण देखते हैं, ये जितनी भी घटना हो रही ना, इनकी बदौलत हो रही विचारों की। धूलकण और यदि नमक के कण ना हो, हमारे वायुमंडल में बहुत ही बारीक धूलकण है, यदि ये ना हो तो इनका संघनन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब संघनन नहीं हो पाएगा तो ये वर्षण नहीं कर पाएगा, ठीक है। वायुमंडल में संघनन और वर्षण की क्रिया किन के द्वारा होती है और किन पर निर्भर है, वह है धूल के कण और नमक के कण पर, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे मात्रा में उड़ते रहते हैं, तभी तो इनको आर्द्रता ग्राही कहते हैं। इनको कहते हैं आर्द्रता ग्राही। क्या कहते हैं, मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। इनको कहते हैं हम आर्द्रता ग्राही, ठीक है जी। इनको हम क्या कहेंगे, आर्द्रता ग्राही, धूल के कण और नमक के कण। ये जो मैन है मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। देखना, इस साइड मैंने वायुमंडल के संगठन की एक सारणी भी बनाई है। क्या बनाई है, एक सारणी भी बनाई है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं सारणी को ऊपर देख लेते हैं। सारणी में इस साइड है गैस, ही उधर है मात्रा, प्रतिशत में लिखी है मैंने मात्रा, ठीक है ना। चलिए, यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो कि N2 से प्रदर्शित किया जाता है 78.08% है, ठीक। कितनी परसेंट है, 78.08%। दूसरे नंबर की गैस है O2। आपको इस श्रृंखला में ये जो सारणी दी गई है क्रमबद्ध तरीके से याद रखना चाहिए कि कौन सी पूछ दे, आर्गन कितने नंबर पर कितनी प्रतिशत है, ये पूछ दे, कुछ नहीं पता चलता है एग्जामिनर्स का। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है 20.95%। देखना, यदि इन दोनों का जोड़ करें तो हम 99.03%, तो पूरे वायुमंडल का यही बना रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल का तो यही बना रही है। एक और तथ्य की बात बताऊँ तुम्हें, ध्यान सुनना मेरी बात। यदि मैं बात करूं वायुमंडल का 50% भाग कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल का 50% भाग वो वायुमंडल में 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। कहाँ तक, 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी का जो संपूर्ण वायुमंडल का
50% ही भाग, ठीक है ना। नू देख लो बाकी का भाग कहाँ तक है, 480 किलोमीटर ऊंचाई है। अब इसमें 50% तो हमारा 5 से 6 किलोमीटर में है। जब हम सारी क्रियाएँ करते हैं, हमारा वायुयान भी यहीं उड़ता है, हम पानी के जहाज़ में ही चलते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी केवल इसमें कर पाते हैं। चलिए दूसरी बात देखते हैं। आर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है, वह भी 0.93% है, और उससे भी कम है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है 0.036%। कितनी? 0.036%। देखना ताज्जुब की बात है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ऊपर स्थान रखती है, राइट। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। है तो नियोन जीनोन भी निष्क्रिय गैस, लेकिन ये आर्गन है। इसके बाद जो सारी गैस बची है वे हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण हमारी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। और ये जो गैस लिखी है ना मैंने 4, इनको भारी गैस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। ये गैस क्या कहलाती है? भारी गैस। ठीक है, ये इन गैस को कहते हैं भारी गैस। अरे क्या मच्छर आ गया था। चलिए हमने वायुमंडल के संगठन में गैसों के बारे में भी जान लिया। हमने जान लिया कि वायुमंडल में क्या क्या किनका क्या काम है, ठीक है। चलिए अब एक और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, जो पहली लाइन लिखी है कि वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। जो वायुमंडल बना वास्तव में हमारी पृथ्वी पर, वो बना कैम्ब्रियन युग में। कैम्ब्रियन युग यानी कि यदि आज से बात करूँ तो आज से 60 से 70 करोड़ वर्ष पहले। कितने? 60 से 70 करोड़ वर्ष पहले बना था हमारा जो आधुनिक वायुमंडल है। जिस वायुमंडल में हम जी रहे हैं आज से 60 से 70 वर्ष पहले बना था, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे जिस मंडल में हम रह रहे हैं इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम ऐसे है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर एक बहुत तेज़ी से चलने वाली हवा का प्रवाह है। हवा का प्रवाह बहुत तेज़ी से चलता है, जिसकी स्पीड लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। चलिए वायुमंडल का सामान्य ताप हास्य दर 6.5 डिग्री किलोमीटर होता है। यानी कि यदि वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाए तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो टेम्परेचर है घटता चला जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर घटता चला जाएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल में वायु की सघनता कम होती चली जाएगी। वायुमंडल में वायु की सघनता कम होती चली जाएगी, ये बात आपको नोट करनी है। चलिए अगली बात देखते हैं, वायुमंडल का सामान्य ताप हास्य, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको याद रखना है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कौन यूज करता है? धूल व नमक के कण, जो कि मैंने नहीं बताया अभी, तो अभी बताए थे तो इधर ही लिखा। धूल व नमक के कण किसकी तरह कार्य करते हैं? आर्द्रता ग्राही के। चलिए ऑक्सीजन की 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य अथवा नगण्य हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो 120 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। इसके ऊपर जाएगा तो खत्म, मतलब खत्म ही मान लो। क्या देखना, 0.0000125% नगण्य मानो, बिल्कुल खत्म के लगभग, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाना? वायुमंडल के संगठन के बारे में जाना। हम कल की वीडियो में देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, ठीक है ना। वायुमंडल की संरचना में हम क्षोभ मंडल को पढ़ेंगे, समताप मंडल को पढ़ेंगे, और हम मध्य मंडल को पढ़ेंगे, आयन मंडल को पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए मेरा मानना है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।